ओके गाइस, स्वागत है सबका आज एक और पॉडकास्ट के अंदर। जो आज शख्स हमारे साथ में है उनका नाम है अंकिता दुग्गड। उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी अब्रॉड से, एक जॉब के बाद आज उन्होंने अपना खुद का अपने एक ब्रांड स्टार्ट करा। उनका पर्सपेक्टिव, उनका माइंडसेट फैशन को लेकर, ड्रेसेस को लेकर, ओन करने को लेकर, रेंट करने को लेकर अलग है। बट उससे पहले जब मैंने उनसे बैठ के बात करी पॉडकास्ट से पहले, वो वुमेन्स के बारे में अलग विचार रखती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके, लाइफ में इतने बड़े बड़े झटके खाने के बाद में अपने आप को बिल्ड करा, एक स्टाफ बनाया, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करी। तो मिलते एक ऐसे एक आम इंसान से जो अपनी पहचान खुद बना के आज हमारे साथ बैठे हैं, या हम उनके साथ बैठे हैं और सीखेंगे उनसे कि लाइफ कैसे सीखी जाए। हेलो मैम। हाय मोक्ष, कैसे मैम? आई एम गुड एंड लवली मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। मेरे को अच्छा लगा मैम आपसे मिलके। पॉडकास्ट से पहले बात करने जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपका ना एक ऑरा पता चल रहा था कि आपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें देखी हैं, क्या स्टार्ट करा। मैं भी इमोशनल हुआ, आप भी इमोशनल हुए। बट आपके हिसाब से जैसे हर किसी का अपने एक चैलेंजेस होते हैं, हर कोई बंदा जो अपने चैलेंजेस देखता है, हाँ जी। तो आपके हिसाब से क्या लाइफ है? अब मैं फटाफट से आना चाहूँगा, क्या है आप जहाँ पे आज पहुँचे हो, कितना टाइम लगा यहाँ तक आने में, क्या लाइफ देखी है आपने? आप अब्रॉड में थे, फिर इंडिया आए, फिर दिल्ली आए। हाँ जी, तो ऐसा था कि मेरा इंटरेस्ट था हमेशा से फैशन में ही। तो एक पॉइंट के बाद आपको रियलाइज हो जाना चाहिए कि अब हो गया। आई वॉज इन टू जॉब काफ़ी साल तक, और फिर उसके बाद ऐसा लगा कि अब अपना कुछ करना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है पहचानना, और एक टाइम के बाद एक रिस्क लेना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जब तक चखा ही नहीं तो फिर आपको पता क्या है, टेस्ट क्या आ रहा है। तो बहुत ज़रूरी है आप अपनी जर्नी कहीं से स्टार्ट करें, क्योंकि रिग्रेट हमेशा के लिए होता है, ठीक है, लेकिन ट्राई करना बिल्कुल बनता है। तो बस क्योंकि मैं आउटसाइडर हूँ, तो मैं बॉर्न एंड रेस्ड कोलकाता हूँ, तो एक नए सिटी में आके और सब कुछ एक नए तरीके से करना बहुत ही चैलेंजिंग था। और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था सस्टेनेबल फैशन में, जो कि जहाँ हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम ड्रेसेस आपको रेंट पे प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 50,000 का आप एक लहंगा मार्केट से परचेज करते हैं तो हम उसे 5 to 8,000 के अंदर आपको रेंट पे देते हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक इंडियन वेडिंग में जो खर्चा आता है ड्रेसेस पे, एक मिडिल क्लास फैमिली 1.5 से 2 लाख एक पर्टिकुलर इंसान अपने पे सारे फंक्शन को कवर करने के लिए खर्च करता है। सही बात है, ड्रेसेस के लिए। पर एट द एंड वो ड्रेसेस का क्या होता है, वो आपके वार्डरोब में पड़ी रहती है और आप उसे कभी निकाल के पहनते भी नहीं हो, और वो एक आपके लिए लायबिलिटी है, कोई एसेट नहीं है। सपोजिंग अगर आप 1 लाख का गोल्ड खरीदते हो, तो आज तो आप देख ही रहे हो गोल्ड की रेट किस तरह बढ़ रही है, ऑलमोस्ट लाख हो गया। पर जूते, कपड़े, ये सब कुछ एक लायबिलिटी है ना। और आज सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है, एक बार आपने पिक्चर खींच के डाल दी उस ड्रेस पे, आप दोबारा नहीं डालोगे। एंड जो क्राउड जिनके सामने आप पहन रहे हो, फैमिली तो सेम ही है, एवरी फंक्शन में वही आने वाले हैं। तो हाउ विल यू मैनेज ऑल दैट? क्योंकि हम इंसान हैं, हम एक डिजायर के साथ पैदा हुए हैं, हमें अच्छा लगना है। तो अगर वो अच्छा लगना अगर कम पैसे में हो जाता है, देन व्हाई नॉट। ये आपको कैसे समझ आया कि आपने कैसे स्टार्ट करने की सोची? ये आपका खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बाय करने से अच्छा रेंट कर लो? हाँ, क्योंकि मैंने खुद ये चीजें लाइफ में फेस करी है कि अब घर पे कोई वेडिंग है तो आप एक ड्रेस खरीदो, 2 ड्रेस करो। ऑब्वियसली इंडियन कल्चर इतना वास्ट है कि 4 से 5 आउटफिट आपको चाहिए। सही है। इट्स नॉट लाइक अब्रॉड कि आप एक ड्रेस पे चले गए और हो गया आपका। इंडियन कल्चर बहुत फास्ट हो गया। आप हल्दी, यू हैव मेहंदी, यू हैव, तो एक एवरेज आदमी जो मान लीजिए जॉब करता है, क्योंकि मैं जॉब भी करती थी जब मैंने ये सारी चीजें देखी, तो एक एवरेज आदमी जो जॉब करता है वो सारे इवेंट कैसे कवर करेगा? फॉर अ स्टार्टअप जो 25-30 हजार अभी कमा रहा है, जो इवन MBA भी जॉब करके निकल रहा है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या है? 30,000, 25,000। हाउ अ कॉमन पर्सन कैन अफोर्ड? बट एक सोशल स्टेटस है, सोशल स्टेटस नहीं भी तो अपना डिजायर है, वो कैसे पूरा कर सकते हो आप? तो आप सेम चीज अगर आपको कम प्राइस में मिल रही है और इको फ्रेंडली भी है, ये जो हमारे ग्लेशियर्स हर दिन मेल्ट हो रहे हैं ड्यू टू हम इतना केमिकल से एक्सपोज हो रहे हैं, जो फैक्ट्रीज में इतने कपड़े बन रहे हैं अननेसेसरीली का, तो हम कहीं तो कटौती कर सकते हैं ना। सही बात। तो ये एक सस्टेनेबल फैशन इको फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है, एक कंज्यूमर को मौका देता है बहुत सारी सेविंग्स करने का, जो सही जगह उसे लगा पाए, लाइक गोल्ड, एडुकेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें जो नेग्लेक्टेबल है, आप उसको नहीं अवॉइड कर सकते हो। तो आप जहां सेविंग कर सकते हो करो, और विदाउट कमिटमेंट एंजॉयमेंट, आई थिंक इट्स लवली। मैम, जब आपने अपना शोरूम स्टार्ट किया था, आपको इस शोरूम को बिल्ड करे कितना टाइम हो गया? इट्स ऑलमोस्ट 5 years। और ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूंगी कि एकदम से बिल्ड हो गया,
स्टार्टिंग 2-3 साल बहुत ही चैलेंजेस आए, क्योंकि ये एक ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट लाइन है। क्योंकि मार्केट में अगर 5,000 शॉप है बेच रहे हैं, तो ऐसी मुश्किल से 4 शॉप है जो रेंट पे दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैं थैंकफुल मानूंगी कंज्यूमर को, जो आफ्टर कोविड ये समझे कि बहुत इंपॉर्टेंट है पैसे, इसको शो ऑफ में जाया नहीं किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है पोस्ट कोविड लोगों के अंदर बहुत चेंज आ गया। दे अंडरस्टैंड, इवन people coming from BMW, Mercedes, they are now comfortable in renting. Oh. Yes. They are also your customers. Yes, they are also my customer. और यूथ तो समझ ही रहा है, पर अब जो एक एज भी ले चुके हो उन्हें भी ये बातें समझ में आ रही है। सही बात है। और बहुत जरूरी है इसके बारे में और अवेयरनेस करना, क्योंकि ये दोनों ही तरीके से कंज्यूमर और हमारे इकोसिस्टम दोनों की तरफ से बहुत ही फायदेमंद है चीज। ओके मैम, सपोज कि आपके पास कोई कस्टमर्स आते हैं, सब कैटेगरी के आते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। हाँ जी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ना शोरूम में जाके अपना बजट नहीं बता पाते। हाँ तो आप कैसे जज करते हैं? जैसे मैं कस्टमर हूँ, जैसे मुझे पता है कि मेरे पास 500 रुपए की शर्ट लेने या टी शर्ट लेने का बजट है, बट उसने दिखा 2000 की दी, बट हम ना बोल नहीं पाते यार इतने का नहीं होगा। तो आप कैसे जज करते हैं कस्टमर को? तो ऑब्वियसली हम उनसे बात करते हैं। ठीक है, देखिए कंज्यूमर एक गॉड है। तो मेरी जो इनकम है वो मैं नहीं ला रही हूँ, वो मेरे लिए कंज्यूमर ला रहा है, मेरी स्टाफ की सैलरी भी मेरा कस्टमर ला रहा है। तो दे आर लाइक गॉड, है ना। तो आप गॉड को कंफर्टेबल करो, आप उनको कंफर्टेबल करो कि मैम ओके हम इसमें डिस्काउंट दे सकते हैं। आप उन्हें 2-4 पीसेस बोलो और फिर बोलो मैम आपका कोई बजट है, तो बहुत पोलाइटली उनसे, अगर कोई नहीं है आपके आसपास, पोलाइटली उनसे पूछो मैम आपका कोई बजट है तो आप हमें बता सकते हैं। तो क्लाइंट भी थोड़ा फ्रैंक हो जाता है। एकदम से हम आते हैं उनपे नहीं जब कर सकते कि ओके व्हाट इज लाइक योर बजट, है ना। तो हम उन्हें कंफर्टेबल करते हैं, हम उन्हें ऑप्शन दिखाते हैं, फिर वो भी बोलते हैं कि हाँ ये दिखाओ हमें, कोई बात नहीं है। हाँ अपने साथ सामने हम उनके सामने ऑप्शन रखते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंटरमीडिएटिंग यू नो टू से समथिंग डायरेक्टली, एंड दे आर द वंस, उनकी वजह से हम बने हैं। तो और एक कस्टमर अगर सेटिस्फाइड होकर आपके पास से जाता है तो वो 4 बिजनेस और लाता है। सही बात है। तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी एक जो रियल होती है वो सबसे बड़ी पब्लिसिटी है। मैम रसोरी में आपका शोरूम मैंने देखा, आपका फेस वैल्यू देखा। मैं आप पॉडकास्ट में आ जाओ, लेकिन मैं ना आपकी शॉप पे विजिट कर चुका हूँ एक बारी मेरी शादी के टाइम पे। हाँ मैं कर चुका हूँ। आपका स्टाफ था, आई थिंक वहाँ पे आप नहीं थे, कोई और था। बट ना जैसे मेरे को ना फर्स्ट टाइम दिखा कि रेंट पे चीजें मिलती है, तो ना एक दो शोरूम हमने तिलक नगर में भी देखे थे या अदर किसी जगह पे भी देखे थे ना, वो बहुत एक्सपेंसिव थे। तो वहां पे बंदा ही सोचता है यार मैं ये लूंगा तो फिर मैं रेंट का क्यों ले लूं। वो सोचता है कि यार 15,000 रुपए का है तो मैं खरीद क्यों ना लूं। अब यहाँ पे आपने बताया कि वो ड्रेस 50,000 रुपए की जो तुम्हें 15,000 की मिल रही है, राइट। और आप एक पार्टी में छोड़कर आ रहे हो एक चीज है, आपने 1 लाख रुपए ड्रेस डाली है। बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जो रेंट कल्चर है, जो रेंटिंग वर्ड है, वो बनाई इसलिए ताकि आप कुछ सेविंग कर पाए। अगर उसको भी आप अगर उस प्राइसी चीज पे देते हो तो फिर वो कंज्यूमर के लिए कोई किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि जो हमारा जो सेलिंग प्राइस है या फिर जो एक्चुअल कॉस्ट है हमारे ड्रेस की, उससे रेंटिंग कॉस्ट बहुत कम हो। आप सेल भी करते हैं? हाँ, हम सेल भी करते हैं, हम कस्टमाइज भी करते हैं। जैसे अगर आपने पिक्चर दिखा दी और कभी कभी ऐसा कस्टमर रिजिड भी होता है, उसने ड्रेस बहुत ही पसंद आती है, हाँ। तो बोलते हैं हमें रेंट नहीं करना है, हमें परचेज ही करना है। तो उस पॉइंट पे हम उन्हें प्रोवाइड भी करते हैं, बट द ब्रांड न्यू पीस। अरे वाह, हाँ, बहुत सही बहुत सही। हाँ, तो मैम आप थोड़ा सा ना प्लीज बताओ। तो बस ये तीनों मॉडल है, तो कोई भी आ जाए, हम बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। बजट कम है तो आप रेंट कर लो, पसंद आ रहा है तो आप परचेज कर लो, नहीं पसंद आ रहा है, कुछ चेंज कराना है तो आप उसे कस्टमाइज करा लो। सारे ऑप्शन है, वन स्टॉप। बहुत सही। मतलब आपके पास आगे बंदा सेटिस्फाइड होके जाएगा, नो डाउट। मैम ये तो चलो आपने अपना एक स्टार्टअप करा, आपको 5 साल हो गए अपना ओन बिजनेस करते हुए। थोड़ा सा ना आपके अब्रॉड की लाइफ के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं कि आपने क्या चैलेंजेस लाइफ में देखे, कि आप एक सिंगल वुमेन हो और आपने अपना यहाँ तक बिल्ड करा, बहुत सारी चीजें देखी जो खराब होती है एक लड़की की लाइफ में। थोड़ा सा उसमें बात करना चाहूंगा। ओके, सो पहले तो मैं बताऊंगी आजकल यूथ के लिए अब्रॉड बहुत फैसिनेटिंग वर्ड हो गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है वहां वही लोग जाए जिन्हें किसी से मतलब नहीं है, जो बहुत ज्यादा रूटेड नहीं है। अगर एम्बिशन है, पढ़ाई करनी है, वो एक चीज है, बट ऐसे लगता है कमिंग बैक टू योर ओन कंट्री और अपने लोगों के बीच वो मजा ही अलग है। और फिर आपके खुद के माँ बाप है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू बी सराउंडेड अपने कल्चर में और अपनी चीजों में। तो मुझे लगता है आप कहीं भी जाएं, एक पॉइंट आपकी लाइफ में जरूर ऐसा होगा कि आप वहां जाके अपना घर मिस करोगे और आप वापस आना चाहोगे।
तो जिन्हें भी बहुत जाने की एक्साइटमेंट है वो जाए और वो देखें, लेकिन मुझे पता है कि आप जरूर कभी ना कभी वापस जरूर आना चाहोगे। जिनके लिए फैसिनेटिंग है वहाँ, मतलब वहाँ पे क्या हाँ, चैलेंजेस है जैसे हम लोग? वहाँ पे चैलेंजेस बिल्कुल है। देखिए, आपको यहाँ पे कुछ भी होता है, आपकी फैमिली है, आपके पड़ोसी, वहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। वहाँ आप अपने वरियर अकेले हो, आपको सारी चीजें करनी है। इंडिया का जो करेंसी रेशियो है इतना कम है, वहाँ यहाँ आप हाउस हेल्प भी अफोर्ड कर सकते हो। यहाँ आप बीमार पड़े आप किसी को भी बुला सकते हो, वहाँ आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो। इनिशियल स्टेज में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं मान लीजिए, या जिसकी फर्स्ट जॉब लगी है, हाँ, वो कहाँ से हाउस हेल्प अफोर्ड कर पाएगा? उन्हें तो सब कुछ खुद ही करना है। सही बात। उधर आप एक वरियर बनते हो जरूर, बट एट द कॉस्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स। आप फेस्टिवल सेक्रीफाइस करते हो, आप अपने घर वालों को भी मिस करते हो, और आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता। अगर आप बीमार भी हो तो आपको खड़ा होना होता है और खुद से सारी चीजें करनी होती है। अगर मैं यही बोलूंगी, अगर आप उस चीज के लिए तैयार हो तो फिर आप जाएं, ठीक है। और जो फैसिनेटिंग चीजें हैं, फैंसी चीजें, वो कुछ दिन ही अच्छी लगती है। यानी कि आपका एक्सपीरियंस बस ओके ओके रहा है, ऐसे ही कह सकते हैं? यस, क्योंकि मैं अपने, आप वहाँ पे कब से थे? आपने कितना टाइम स्पेंड करा वहाँ पर? ऑलमोस्ट 3 years। अच्छा, यस। उससे पहले आप उससे पहले मैं कैलकाटा थी, और अभी मैं दिल्ली हूँ, तो काफी घूम फिर के ये तो अलग अलग सा हो गया कुछ। ठीक है। कैसे लोग मिलते हैं? मतलब कैलकाटा मेरे को पता है, वहाँ बड़े स्वीट पर्सन है, वो बहुत सही है। वो आप अब्रॉड गए, हाँ, आप दिल्ली आए। डेफिनेटली फॉर गर्ल्स आई वुड से वो बहुत ज्यादा सेफर है, क्योंकि वहाँ पे कल्चर बहुत ओपन है हर चीज का। अच्छा। तो वहाँ क्राइम नहीं है। हमारे यहाँ पे इन अब्रॉड क्राइम कंपेयर टू इंडिया काफी कम है, क्योंकि सब कुछ वहाँ बहुत ओपन है। सपोजिंगली यहाँ अगर एक आज 16-17 साल का लड़का होता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत चीजों के बाउंडेशन में होता है। वो इतना ओपन अप अपने रिलेशनशिप के बारे में, या वो जो भी करता है इतना बात नहीं कर सकता है। वहां पे क्या होता है, वंस अगर ग्रोन अप हो जाते हैं बच्चे, तो वो अपनी उनकी खुद की जिम्मेदारियां होती है, जो किसी चीज में मैं बोलूंगी अच्छा भी है, पर कहीं कहीं बहुत बुरा भी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारा इंडियन कल्चर एक बच्चे के फ्यूचर को शेप करने के लिए जिस तरीके की तालीम है यहाँ, वो बहुत अच्छी है। तो वो प्रॉब्लम तो देखिए वहां पर है ही। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आप इंडिया को रेकमेंड करते हो, या फिर जैसे आपने जो बताया कि जो अगर पढ़ना चाहता है, जो चीज सीख के लिए रेडी है? देखिए, बहुत सारे ऐसे एजुकेशन सिस्टम है जो वहाँ हमारे यहाँ से बेटर है। ठीक है, मतलब हाँ, तो दोनों पॉइंट्स हैं। हाँ, दोनों पॉइंट्स। अगर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो और आप वहां जा करके उनके रंग में नहीं ढलते हो, और आपको पता है आप क्लियर कट क्या करने आए हो अपने लाइफ में, आपका एम क्लियर है, तो आप वहां से बहुत अच्छे बन के निकलोगे, और आप अपने कंट्री आके भी बहुत अच्छा करोगे। तो अगर इवन इफ आप वहां जा रहे हो, डोंट फॉरगेट आप किस लैंड से आए हो, और उसको हमेशा अपने अंदर रखो। और कमिंग बैक तो यू विल बी वेरी, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। वाह। आपका वापस आने का रीजन मैम? आप अब्रॉड में सही थे। आपने 3 साल वहां पे क्या करा? हाँ, मैं जॉब में थी इन एन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी। तो दे वर इनटू फैब्रिक्स के एम्ब्रॉयडरी वो बनाते थे। अच्छा। तो हाँ, आई वाज इनटू डिजाइनिंग, तो मैं उनके लिए वही कर रही थी। और फिर एक पॉइंट के बाद बस मुझे लगा कि अभी दैट्स इट, हो गया, अब अपना कुछ करना है, और यहीं आके ही पॉसिबल है। क्योंकि ऑब्वियसली अब्रॉड के जो रूल्स है, आप कितने साल भी वहां रह जाओ, आपको एज एन इंडियन रेशियो आपको कम मिलता है। सही बात है। ओनरशिप का। तो और मेरा इंडियन एथनिक वेयर में ही इंटरेस्ट था, तो मुझे लगा व्हाई नॉट कम बैक टू इंडिया एंड गिव इट अ ट्राई। तो फिर मैं वापस आई, मैंने फिर भी कुछ साल जॉब की, क्योंकि लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड सीखना था। उसके बाद फिर मैंने सोचा अब बस हो गया, अब फुल स्टॉप, अब आग में कूदना है और देखना है, अब जो होगा देखा जाएगा। वेरी गुड मैम। इस दौरान आपकी लाइफ में कभी कोई आया? कभी ऐसा तो हो नहीं सकता, जैसे आपकी जो पर्सनालिटी है, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि आपको कोई पसंद ना करे। ऐसा तो हुआ होगा, पसंद बहुतों ने किया होगा। हाँ, स्टिल करते होंगे। हाँ, बट मैं जानना चाहूंगा कि जैसे हमने बिफोर पॉडकास्ट बात करी थी, क्या चैलेंजेस थे जब आप अलग हुए, या फिर क्या था वो? क्या आप बात कर सकते हैं ना इसमें? बिल्कुल ये बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमारी ऑडियंस के अंदर कुछ ऐसी लड़कियां या फिर कोई लेडीज हैं जो देखती है पॉडकास्ट में, फॉलो करती हैं, देखती हैं, उनको कहीं ना कहीं सीखने को जरूर मिलेगा। ओके, तो ऑब्वियसली मेरा एक रिलेशनशिप था, एंड दैट टर्न इनटू मैरिज, एंड इट डिडंट वर्क आउट। और वो 7-8 साल ऑब्वियसली काफी लंबा चला, एंड
हालांकि वो इतना लंबा चलना नहीं चाहिए था, क्योंकि थिंग्स जब चीजें गलत होने लगती है, मुझे लगता है आपको सही स्टेप ले लेना चाहिए और उस चीज से बाहर निकल जाना चाहिए। तो बहुत जरूरी है उस सिचुएशन को पहचानना, एनालाइज करना, क्योंकि ये कोई लाइफ कोई रेस नहीं है कि आपको एक आदमी को पकड़ लिया तो आपको उसके साथ जीतनी है जी। ठीक है, बहुत जरूरी है आप कितने कंफर्टेबल हो एक रिलेशनशिप में। अंडरस्टैंडिंग, डिग्निटी, रिस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है उधर कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और आप एक पॉइंट पे ऐसा सोचते हो बहुत साल बिताने के बाद एक रिश्ते में कि मेरा इसके बिना क्या होगा, शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊं, क्योंकि मैं भी कभी उस सिचुएशन में थी। अच्छा। लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद जब मुझसे बिल्कुल भी नहीं हुआ तो मैंने रियलाइज किया अब मुझे इससे निकलना पड़ेगा बाहर। और वो आपकी ना खुद की लड़ाई होती है, वो आपके साथ कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो टाइम आपने अपने पार्टनर के साथ बिताया, आपने फेस किए चैलेंजेस, वो आप किसी से भी शेयर करो तो वो चीज वो नहीं समझ सकते हैं। खुद के ही लिए आपको उठना पड़ेगा, खुद के लिए आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, और आप धीरे धीरे फिर निकलने लगते हो। तो एट द एंड मैं बोलूंगी सेल्फ लव सबसे पहले जरूरी है। तो मैम आपको इतना टाइम क्यों लग गया समझने में इस चीजों को? तो 10 साल, उसके बाद शादी को इतना टाइम। इंडियन मेंटालिटी, हम सोचते हैं कि बस हम निभा ले, हम सोचते हैं समाज है, फैमिली है, सब कुछ है, हम सोचते हैं हम इसे निभा ले। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब आपको रियलाइज आप खर्च होने लगते हो, आपका टाइम खर्च होने लगता है, तब आपको लगता है कि अभी बस हो गया। सही बात है, अब नहीं हो रहा। क्योंकि सभी समझाते हैं आपको कि देख लो, कर लो, पर जब नहीं होता है तो नहीं होता है। वो टाइम लगता है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी वो टाइम सबको लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इनसिक्योर हो रही थी, मुझे लगा था शायद मेरे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी जी। मैं अपने आप पे वर्कआउट कर रही थी उस बीच, मुझे ऐसा लगा था शायद ये प्रॉब्लम है, लेकिन असल सच्चाई लाइफ की ये है, अगर किसी को आपका साथ देना है तो वो कयामत तक देंगे, और अगर किसी को नहीं देना है तो वो शाम तक भी नहीं चलेंगे आपके साथ। आप ऑब्वियसली यू फेल्ट ब्रोकन हार्ट व्हेन यू सेपरेट, तो हाउ कैन यू डील विथ योर सैक्रिफाइस लाइफ? यार यू वाज हैप्पी कि ठीक है जो हुआ अब एक तरफा हो गया यार, मैं बाहर में जा दुनियादारी। देखिए, ये बोलना बिल्कुल गलत होगा कि एकदम से हीरोइन बन गई और मैंने बोला ओके दिस इज लाइफ, और ऐसे ट्रांजिशन जो रील में होता है वैसा कुछ नहीं हुआ। तो मैम रील में आप कमाल लग रहे हो, अगर आप रील में कमाल कर रहे हो वो आपको देखे हुए कह नहीं सकता, जो मैंने आपकी प्रोफाइल चेक करी वहां पे तो आप कमाल ही कर रहे हो। वो तो ट्रांजेक्शंस वाली बातें हो रही है। तो हाँ, वैसे रियल लाइफ में नहीं होता है, वो रील है। तो मैंने स्टार्ट किया अपने आप पे काम करना। मैं एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीने लगी, लाइक टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, और फिर जिम जाना, वर्कआउट करना, हेल्दी खाना। तो जैसे जैसे आप थोड़ा अपने बारे में सोचने लगते हो, अपने आप पे काम करने लगते हो ना, आपके लिए आपके खुद के मायने बहुत बढ़ जाते हैं। राइट। तो फिर आप ना धीरे धीरे अपने आप ही नेगेटिव चीजों से दूर होने लगते हो। सपोजिंगली मैंने एक सिस्टम बना लिया कि मुझे 10 बजे सोना है और 9 बजे मैं अपने वर्क से फ्री हुई हूँ। अब अगर टाइम साइकिल ही मेरा बन गया कि मुझे 10 बजे सोना है, तो मेरे दिमाग में कोई भी फालतू चीजें रात को नहीं आ रही है। सही बात है। मुझे किसी टीवी या किसी रील या किसी की जरूरत नहीं है कि मैं उससे फोन पे बात करूं और फिर ही मैं सोऊं। क्योंकि प्लीज, मैं जो भी ये देख रहा है, मैं ये उनको बोलना चाहूंगी, कंधा ढूंढना बंद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप अपने आप के साथ खुश रहना, अपने आप को एक्सेप्ट करना समझोगे, अपने आप को प्यार करना समझोगे, अपने आप को एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में डालोगे, चीजें बहुत बदल जाती है। तो ओवरऑल बहुत मैंने वर्कआउट किया अपने आप पे, और चीजें जैसे जैसे हेल्दी डायरेक्शन की तरफ जाती गई, अपने आप चीजें मेंटली भी बेटर होती गई। तो इट्स इंटरनल दैट कम्स आउट एक्सटर्नली। यस। आपको क्या लगता है अभी जो माहौल चल रहा है फैशन का, और इस फैशन के अंदर जो आज के बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप मार्केट में हो, आपको पता है क्या चल रहा है, आप कैसे देखते हो जो सोशल मीडिया की वजह से इतनी सब चीजें खराब हो रही हैं? हाँ, अब सोशल मीडिया जो है ना, डिफरेंट एज ग्रुप को डिफरेंट तरीके से गलत कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बच्चों से पहले शुरू करूंगी। एक 5 साल का बच्चा है जो कि बहुत ही एकेडमिकली साउंड है। दूसरी तरफ एक बच्चा जो एकेडमिकली साउंड नहीं है, बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट है। उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है क्योंकि वो रील्स बनाता है।
उसको लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, बोल रहे वाह वाह। और एक बच्चा जो एकेडमिकली बहुत साउंड है पर उतना स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, वो फेस चैलेंज करे, वो बचपन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजर रहा है, क्योंकि ये जो फॉलोअर्स की जो नंबर्स है ना, ये एक रिपोर्ट कार्ड की तरह बन गए हैं। अच्छा। हाँ, तो जिसके जितने फॉलोअर्स है आप देखिए वो ज्यादा पॉपुलर है एंड उसके पास काम भी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंस्टाग्राम पे भी एक रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी फॉर एवरी एज ग्रुप। कमिंग नाउ इनटू द यंगर गर्ल्स जो 18 के 25 या ब्रैकेट के उससे ऊपर भी जो कर रहे हैं लड़कियों के बारे में, तो बहुत ज्यादा जो स्किन शो हो रहा है। देखिए एक प्रोफेशन में है, वो जिम ट्रेनर है या वो एक्ट्रेस है, जो भी, वो एक अलग चीज होती है। पर अगर आप एक कॉमन पीपल होके एक ऐसी चीज डिलीवर कर रहे हो जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो वो आपको कहाँ तक लेके जाएगी? ये एक रैट रेस की तरह बनते जा रहा है, सब कोई वो कर रहे हैं। राइट। तो सोशल मीडिया का मतलब क्या है? एक मीडिया है जो आपको सोशल करता है, जहां आप खुद नहीं पहुंच सकते, आपका टैलेंट पहुंचता है। ये उस तरह यूज होना चाहिए। पर जिस तरह अब जो वल्गैरिटी की डायरेक्शन में जो बढ़ रहा है, जो वो गलत है बहुत, क्योंकि वो अब यूथ को भी वही सिखा रहा है। अब जो तीसरा सेक्शन है, जो एज वाले लोग का, जिनके पास ना लुक्स है ना वो कुछ उन्होंने अचीव किया है, अब वो अपने रिलेशनशिप की मार्केटिंग कर रहे हैं। यस, सही बात है। ठीक है, अब आप कुछ फेसेस देखोगे, माई लाइफ लाइन किस करते हुए या जिस तरह भी आप डाल रहे हो, अगर दो लोग एक साथ एक घर में रह रहे हैं और मुझे मान लीजिए आपसे प्यार है, अगर आपको मुझसे प्यार है, तो हम दोनों एक दूसरे को सामने सामने चीजें बोल रहे हैं। सही बात है। पर उसको 10,000 लोगों के सामने, लाखों लोगों के सामने लिखने का क्या मतलब है? ब्लॉग बन रहा है। एंड फनी पार्ट इज, वही चेहरे 2 साल बाद दूसरे लोगों के साथ वही लाइनें लिख रहे है ना। तो आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता है। तो मुझे लगता है पर्सनल चीजें पर्सनल होनी चाहिए, और जो पब्लिक करने के लिए जो प्लेटफॉर्म जिस तरह के लिए बना है उसको उस तरह यूज करना चाहिए, ना कि ऑल दिस थिंग्स के लिए। या ओके, जैसे आपने मैम एक बात बोली ना कि रिपोर्ट कार्ड की तरह हो गया। जैसे हम जो 80s 90s के बच्चे थे ना, उनके लिए रिपोर्ट कार्ड मैटर करती थी, नंबर इतने आए। बट लकीली हमारे पेरेंट्स ऐसे थे कि वो ना कभी नंबर्स पे ध्यान देते नहीं। उनको पता था कि हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो घर में अच्छे हैं, रिश्तेदारों के साथ अच्छे हैं, रिस्पेक्टेबल हैं। आज के पेरेंट्स बच्चों को भी नहीं रोक रहे हैं। जैसे उनको लग रहा है कि चलो रील्स बना रहे हैं, कुछ हो रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन उनको ये चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही कि कुछ टाइम बाद क्या होने वाला है उनके साथ में। क्योंकि अभी कुछ मैंने अभी एक मानसी मैम आई थी, उन्होंने भी इस टॉपिक की बात की थी कि माँ बाप को बस ये दिख रहा है कि चलो पैसे आ रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हो कि आप क्या कहना चाहोगे सोशल मीडिया, जब आपकी ये चीज़ डिलीवर होगी बाहर, तो कुछ लोग तो आपसे रिलेट करेंगी मैम, क्योंकि किसी के बच्चे बिगड़ रहे हैं, या फिर कई लोग तो परेशान हो रहे हैं कि बच्चे हाथ से निकल गए। इवन लड़कियां जो बहुत छोटी एज की हैं, वो उनके एक वो क्या चल रहा है, पोजी पता क्या चल रहा है, उस पर क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, क्या बंद कर देना चाहिए इंस्टाग्राम? नहीं, पर रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए फॉर अ सर्टेन एज ग्रुप कि वो ऐसा कंटेंट नहीं डाले। ठीक है। और रही बात बच्चों की, तो ऑब्वियसली अगर पेरेंट्स भी है जो खुद से करवा रहे हैं बच्चों को ये चीजें, तो पैसे कितने दिन है वो फिर। इवन बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर जो देता है स्टार, उसका भी एक दिन फ्लॉप आता है। बिल्कुल सही बात है। आप अगर रिसेंटली सनी देओल का उसका देखोगे, बॉबी देओल का एनिमल में जो उसने काम किया, तो उसने बहुत साल फ्लॉप पे निकाले। तो ऑब्वियसली अगर आप जिस दिन राइज होगे, एक दिन आपको फॉल डाउन है आपका। सही बात है। तो ये लोगों को समझनी बहुत जरूरी है। और एक बच्चे को और आप इतना फेम दे रहे हो, इतना वो आप नाम कर रहे हो, और सडनली जब उसको लगेगा उसके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, वो डिप्रेशन में जाएगा, तब आप उसको काउंसलर्स के पास लेके भागोगे। तब आप बोलोगे मेरे बच्चे ने तो ये क्या। उसको एक्सपोज कौन कर रहा है सोशल मीडिया से? आप, है ना। बच्चा खुद नहीं एक्सपोज हो रहा है। अगर आप उसके सामने दिन में 10 रील लिखोगे तो 2 बार तो वो भी इंटरेस्ट दिखाएगा ही ना। आप उसको उस चीज से एक्सपोज ही क्यों कर रहे हो? सही बात है ना। और कल को जब मान लीजिए फॉर एनी सेक आपने उसे फेम वेम सब कुछ दिला दिया, और जब उसका डाउनफॉल आएगा, उस एज में वो संभाल भी नहीं पाएगा। क्या करेगा? जब हमारे जैसे लोग नहीं संभाल पाते, हमें ईयर्स निकल जाते, तो वो तो बिल्कुल बच्चा। फिर आप भागोगे काउंसलर्स के पास लेकर के, फिर आप क्या करोगे? तो आप बहुत जरूरी है, आप उसका बेस ही ऐसा रखो, आप अनएक्सपोज उसको रखो इन सब चीजों से। सही बोला मैम आपने। मैं आपसे ना आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा कि जो अभी कांड हुआ है ये बियर बाइसेप्स के साथ, समय रैना के साथ, उनके वर्ड्स को लेकर, उनकी बातों को लेकर उनको बहुत ट्रोल किया गया, ये करा जा रहा है।
हाँ। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ना मैं पर्सनली रणबीर अलाहाबादिया को बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा बंदा है, उनसे वहां जाके वो चीज निकल गई जो नहीं बोलनी चाहिए थी। ही सेड सॉरी, या फिर जो भी हुआ शो बंद कर दिए, चलो ठीक है। लेकिन बाकी जो गंदगी है मीडिया पर, वो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? लोग कह रहे कि समीर राणा को मार दो, रणवीर अलाहाबादी को मार दो, कोई मार दे तो मैं इनाम दूंगा। तो आप कैसे देखते हो इन सब चीजों को? क्योंकि आप भी बियर बाइसेप्स को देखते हैं, ऑलमोस्ट सब देखते हैं उनको, उनसे सीख क्या पॉडकास्ट किए उन्होंने। अब मैंने भी स्टिल अभी तक उनको मैं देख रहा हूँ, या फिर अभी बहुत टाइम से उनका कोई पॉडकास्ट है नहीं, जिस इस वजह से वो मिल नहीं रहे, दिख नहीं रहे। तो आप कैसे देखते हो? मतलब ऑडियंस तो सडनली गाली देने लग जाती है और सडनली आपको प्यार करने लग जाती है। तो ये बिल्कुल मैंने आपको बोला ना, जो राइज होता है उसका डाउनफॉल भी जरूर आता है। लेकिन रणबीर अलाहाबादिया के केस में मुझे ऐसा लगता है, एक आदमी जो इतने साले सेलिब्रिटियों को इंटरव्यू लेता है, हाँ, जब उसने वहां आज तक कोई गलती नहीं की, वो वहां गया ही क्यों? वहां पे पॉसिबल कैसे वहां जाके उसने ऐसा बोल दिया? ये बहुत हद तक मुझे भी ऐसा लगता है कोई पब्लिसिटी स्टंट होगा। वो मेरा भाई है ना, ऐसे मुझे ऐसा गुस्सा है उस बंदे में। हाँ, कि गुस्सा निकाला, भाई तू वहां क्यों गया ही क्यों, ऐसे करके। बट ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता वो इतने अच्छे सेलिब्रिटीज लोग के इंटरव्यू लेता है और वो कुछ पर्पसली उसने ऐसा किया होगा। ठीक है, इट जस्ट फॉर द पब्लिसिटी, क्योंकि वो शो ही ऐसा है, तो उसे लगा कि लेट मी जस्ट जेल, एक मैं भी पंच मार देता हूँ, हाँ। मैं तो ऑलरेडी हिट हूँ, दिस विल बी एन एड ऑन। यस, आप इतने रिस्पेक्टेबल प्लेटफॉर्म पे हो, आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? आप नहीं कर सकते हो। उसने कहीं ना कहीं कुछ बेटर सोच के किया होगा। ठीक है, आप सेलिब्रिटी से इंटरव्यू ले रहे हो, हाउ कैन इट बी पॉसिबल आपके सामने कहीं ना कोई बैठे, आपके मुंह से कुछ गलत निकल जाए? सही बात है। अगर वैसा कुछ उसका अलाहाबादी का अगर पहला ही रिकॉर्ड ऐसा कुछ रहता तो वो शायद यहाँ तक पहुंचता ही नहीं। सही बात है मैम। तो बहुत पॉसिबिलिटी है वो एक हाइप करने के लिए हो, पर वो उसे गलत पड़ गया है। अगर वो एक्सेप्ट करा है तो आपके हिसाब से क्या है कि खत्म कर देना चाहिए ना, कि वाइब्स टेक उससे हो गया? हाँ, मुझे लगता है गलती कितनी भी हो, अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उसे बिल्कुल माफी देनी चाहिए। लेकिन जब आप जितना आपने प्यार लिया है, तो एक बार के लिए आप उतनी नफरत के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। अरे वाह, बिल्कुल, वो भी प्यार है, पब्लिक का हक है बिल्कुल। पब्लिक आपको इतना प्यार दी, आपको बिल्कुल नॉर्मल इंसान से आपको इतना ऊपर अगर चढ़ाया है, और आपने अगर उनके साथ मैस कर दिया तो आप रेडी रहिए। नहीं, मैं बिल्कुल कहूंगा, जैसे रणवीर को मैं इतने सालों से देखता आ रहा हूँ, तो भाई की तरह मैं भी गुस्सा हूँ, बट हमसे भी हमसे हो जाती है, हमारी कैमरे के आगे नहीं हुई है। रियल में तो सब ऐसी बात करते हैं ना। वो एक एम्पलीफाई चीज होगी, क्योंकि रणवीर की इमेज बहुत बड़ी है। एपिसोड तो पहले भी हुए थे, तो क्यों बैन नहीं हुआ एपिसोड? तो अब वो कोई जैसे कोई बंदा ना इसको पॉलिटिकली अटैच करता है ना, तो कहते हैं कि इस चीजों को उठा के ना बाकी चीजों से ध्यान हटाया जा रहा है। अब सबके अलग अलग चीज है। ध्रुव राठी के एपिसोड देखो तो उनकी अलग चीजें हैं, ऐसा नहीं है, उनकी अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है, वो बहुत ही गलत था। ठीक है, आप एक ऐसे इंडिविजुअल किसी की लाइफ के बारे में बोलते हो तो भी ठीक है, आप किसी के पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व कर लिए, विच इज लाइक वेरी शेमफुल आई फील, एंड इट्स नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल फ्रॉम अ आर्टिस्ट लाइक हिम। तो कोई भी चांस हो सकता है, मुझे लगता है कोई भी पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, क्योंकि जब वो इतने बड़े बड़े, आप उनके इंटरव्यू देखना, वो कितना केयरफुली क्वेश्चन करते हैं। बहुत, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आउट ऑफ स्लिप उनके मुंह से निकल गया। वेरी क्लीन इमेज। तो इट्स नॉट अ शो कि वहां पे वो कुछ भी पूछते हैं, और वो बहुत क्लीन क्वेश्चन भी करते हैं। तो वैसा आदमी अगर वैसे प्लेटफॉर्म में जाके कुछ बोलेगा, तो इट कैन बी अ पब्लिसिटी स्टंट, और इट कैन बी जस्ट टू गेट अ हाइप, ओके, बट मेरे को लगता है उनको हाइप की नीड थी, ऑलरेडी इतने फेमस थे। बट ठीक है, जब कहते हैं मैम एक वक्त आता है, वो आपको ऐसे लेके जाता है, ऐसे ले जाता है। आप उनसे गलती होगी, उन्होंने मान ली, वो दोबारा से राइज करेंगे, आएंगे, अब वो मान भी चुके हैं, और आगे एक पॉडकास्ट या फिर अपने एक इमेज के थ्रू देंगे भी अपने एक सॉरी। उनका राइट बनता भी है, हमारा गुस्सा बनता है, हम प्यार करते हैं भाई उनको। गलती हो जाती है सबसे, कोई बात नहीं मैम। मेरे को ना आपसे 2 क्वेश्चंस पे बात करनी है। जैसे कुछ लड़कियां होती हैं जिनका स्किन डार्क होता है, ब्राउन होता है, या फिर गोरा होता है, या जैसे आपके पास वो आते हैं, तो उनका एक क्या माइंडसेट होता है, या मतलब कितना कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये ड्रेस अच्छी, बट मैं अच्छी नहीं लग रही इसमें, तो वहां पे आप कैसे उनको कंफर्टेबल करते हो, ये मैं जानना चाहूंगा। और लड़कियों में ज्यादा होता है, और होना भी चाहिए। जी, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अप्रोप्रिएट है, यू कॉट मी ऑन दैट मोक्ष। तो ऐसा है कि जो इंडिया है ना, इधर खूबसूरती को बहुत ही गोरेपन से नापा जाता है, लड़की कितनी गोरी है एंड ये वो। और जब लड़कियां जब ड्रेसेस चेंज करती है, ट्राई करती है, तो
वो ऐसे बोलेंगे कि ये कलर मुझ पे नहीं अच्छा लग रहा, इसमें मैं दबी हुई लगती हूँ, ये वो। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप अपने कलर से डिफाइन नहीं हो सकते हो मैम। ये जो है आपकी पूरी पर्सनालिटी है। आपके अंदर जो कंटेंट है वो इम्पोर्टेंट है, और आप कितने कॉन्फिडेंट हो क्या पहनने में वो इम्पोर्टेंट है। अगर कॉम्प्लेक्शन की बात आए तो अगर डार्क कंट्रीज में आप देखोगे, नेग्रोस वो सबसे ज्यादा नियॉन कलर्स पहनते हैं। अफ्रीका का आप कल्चर उठा के देखो, एवरीबडी इज वेयरिंग नियॉन। अगर वो सोचने लगे कि हम काले हैं, वो क्या पहनेंगे? सही बात है ना? तो बहुत जरूरी है रंग से और साइज से और इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखा जाए। आप खुद कितने कंफर्टेबल है अपनी स्किन पे, वो बहुत मैटर करता है। और आप अपने आप को प्यार करोगे तो आप दूसरों की नजर में ऑलरेडी खूबसूरत लगोगे। सही बात है। कई लोग ना मैम सामने वाले के हिसाब से कि मेरे बंदे को मैं ऐसा पसंद नहीं हूँ, या मेरी बंदी को मैं ऐसी पसंद नहीं हूँ, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लोगों ने सौंप दिया। आप राइट, आप कौन है आपको कोई बंदा जज करने वाला? आप ये बताओ। मैम जैसे आप दुबई रहे हो, आप बैंकॉक रहे हो, वहां पे ना मेरे को ना क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब होगा शायद, वहां पे ना लड़के बहुत ज्यादा कन्वर्ट होके लड़कियां बन के घूम रही है, रियलिटी है। आप वहां रहे हो, 3 साल रहे हो, अपने वहां का कल्चर पास से देखा है। वहां पे कहते हैं, जैसे मेरे 2 दोस्त होकर आए, कह रहे भाई वहां पे सब एक लड़कियां एक जैसी लगती हैं, और पता नहीं कर सकता वो लड़की है लड़का है। हाँ जी। तो दिस इज अगेन अ बिजनेस, ठीक है। इट्स अ मोर वुमेन सेंट्रिक कंट्री है वो। ये रियलिटी है, ये बिल्कुल रियलिटी वुमेन सेंट्रिक कंट्री है। हर जगह आपको पेट्रोल पंप में सब जगह आपको वुमेन दिखेगी, बिल्कुल इंडिया से उल्टा है। तो और वहां पे लड़कियां डाउरी लेती है शादी करते समय, सर्टेन अमाउंट। हाँ, तो उधर अगर लड़की बॉर्न हुई तो बहुत ही सेलिब्रेशन की बात है, उधर वुमेन्स को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हाँ, सर्जरी और ये सारी चीजें तो बिल्कुल है, क्योंकि जहाँ वुमेन्स को इतना सेलिब्रेट किया जाता है और इतनी वुमेन्स की डिमांड है, तो आदमी भी चाहते हैं वो प्रिविलेज लेना। तो वो बिल्कुल भी इस चीज को गलत नहीं मानते, वो कन्वर्ट करते हैं अपने आप को और वो खुश हैं उसमें। और मुझे ऐसा लगता है सेक्सुअलिटी इंडिया में भी इतनी उस तरीके से ना देखा जाए कि अगर कि कोई लड़की है उसको लड़के की तरह रहने का मन है तो वो बिल्कुल रहे, और कोई लड़का है उसे लड़की की तरह रहने का मन है तो बिल्कुल रहे, बिकॉज वो उनके अंदर से आ रहा है, उनके नेचर से आ रहा है। वो सर्टेन उससे बॉर्न हुए हैं जो उनको वो फील आता है। सही बात है। तो मुझे नहीं लगता है ये इतनी बड़ी कोई बात होना चाहिए कि कोई आपके पास से कोई अगर ट्रांस निकल जाता है या कोई ऐसा निकलता है तो उस पे आपको जज करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल उनकी लाइफ है। और इन सबसे ज्यादा इंसानियत जो है मेरे ख्याल से वो एक सेंटर फ्रेम होना चाहिए, रेदर देन हम किसी की सेक्सुअलिटी से किसी को भी जज करें। तो ये थोड़ा गलत होगा, और बाहर कंट्रीज में हो रहा है ये, और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी फैमिली उनको एक्सेप्ट कर रही है और वो काम कर रहे हैं एंड दे आर हैप्पी विथ इट। ये हमारे कंट्री में इतना बड़ा टैबू है, क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमारे यहाँ भी बिल्कुल नॉर्मल होगा। आप देखिए कितने ट्रांसजेंडर टॉप पोजीशन में है, साउथ की ट्रांसजेंडर है जो बहुत अच्छा कर रही है। तो मुझे नहीं लगता आप क्या सोसाइटी में लेके आते हो, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन यू हैव व्हाट डाउन देयर और व्हाट अबव। इट्स टोटली अबाउट योर थिंक। यस, ओके। मैं लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन वाइंड अप करने से पहले, पॉडकास्ट खत्म करने से पहले, कि इंसान को खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे आपकी पर्सनालिटी, आप बहुत खुश हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, आप बहुत रियल हो, तो आपके हिसाब से एक बंदा खुश रहने के लिए क्या करे हर तरीके के सिचुएशन में, एटमॉस्फेयर में? देखिए, अपनी खुशी को आप किसी भी चीज से मत जोड़िए। आप ये मत सोचिए आज मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इससे खुश हो जाऊंगी, आज मेरे ये पैसे आ जाएंगे तो इससे खुश हो जाऊंगी। आप BMW खरीदते हो, मर्सिडीज खरीदते हो, फिर लैम्बोर्गिनी खरीदते हो, और फिर ऐसे लोग कितने संन्यास ले लेते हैं बाद में, क्योंकि सब कुछ अचीव कर लिया, अब तमन्ना किसकी है? तो अपनी खुशी किसी के ऊपर भी डिपेंडेंसी मत रखिए, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज हो, चाहे वो इंसान हो। आप अपने आप से प्यार करिए और रियल रहिए। मुझसे ये नहीं होगा तो नहीं होगा, खत्म। आपको अपने आप को किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपने आप को पुश करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो रियल कंटेंट है, जो आपका रियल टैलेंट है, तभी बाहर आएगा जब आप खुद आप होंगे। राइट मैम, बिल्कुल सही बात है। ओके मैम, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, अच्छा लगा सीख के आपसे कि आपने अब्रॉड में रह के स्टडी करी,
जॉब करी, फिर यहाँ पे आके आपने सब चीज़ें बिल्ड करी। भगवान करे आपका बिजनेस और आगे जाए, और कस्टमर्स आए, आपके लॉयल कस्टमर्स हैं, आपको प्यार करते हैं, आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप रेंटिंग को ज़्यादा प्रेफर इसलिए करें क्योंकि आपके अकॉर्डिंग वो बात सही है। 50 की चीज़ लेने से अच्छा है कि आप 5 बार चीज़ें प्रेफर कर लो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, कि आपने इतना अच्छा सरप्राइजली हमारे को इतनी चीज़ सिखाई जो मैंने उम्मीद नहीं करी थी। कितना कुछ बोल थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। ऐसी करो, आते रहो। होप सो अब जब बहुत बड़े एक ब्रांड बन जाओगे मैं आपको दोबारा मिलूंगा फॉर अ ग्रेट सक्सेस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और नए पॉडकास्ट के अंदर नए गेस्ट के साथ। आपका चैनल है बैठ के बात करेंगे, यूसीएस। टाटा, टेक केयर।